हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे जो रीट का मैं आपको CDP के सेक्शंस करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स का, तो उसका हम सेकंड पार्ट आज करेंगे। 2011 के जो पहले 20 क्वेश्चन थे टोटल, मतलब CD में 30 क्वेश्चंस आते हैं रीट में, यानी कि राजस्थान का जो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं CDP के, जिसमें से पहले 20 मैंने पार्ट 1 में कराए थे 2011 के। 2011 के जो बाकी 10 हैं वो आज कराऊंगी, उसके साथ ही 2012 का पेपर भी हम शुरू कर देंगे, उसके 10 क्वेश्चंस को भी आज हम देख लेंगे। बेसिकली जिनको नहीं पता है, इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सा जरूरी है बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, या टीचर्स रोल एंड स्कूल एनवायरनमेंट, या फिर टीचर का रोल क्या है और स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये आपको बताना है। तो देखो, बच्चों की गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, यानी कि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्हें किसी भी फियरफुल एनवायरनमेंट में हमें नहीं पढ़ाना है, उनको फियरलेस एनवायरनमेंट में पढ़ाना है। भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, ऐसा वातावरण जो उनको समझे, उनकी नीड्स को समझे, उनकी जरूरतों को भी समझे। तो क्या हो सकता है, देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर टीचर का रोल और स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अब क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को जो है क्लास में जाना है, क्लास में कौन डील करेगा उसके डेली? सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बच्चे का अपने खुद के साथ वाले बच्चों के साथ और अपने टीचर के साथ होता है। तो टीचर का रोल यहाँ पर बहुत क्रूशियल है, और साथ ही साथ स्कूल का माहौल जो है, वहां का एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपको पता है कि वो तो क्लास टू क्लास मिल ही जाता है। प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज होता है, और वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट केवल एक फैक्टर नहीं हो सकता है गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। जो बच्चे वीकर सेक्शन के होते हैं उनका मतलब क्या है? तो कमजोर स्तर के जो बालक होते हैं, कमजोर स्तर होगा। कमजोर स्तर के बालक से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कमजोर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं वो कौन से होंगे, है ना, ये इसका पूछा गया है। तो चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लो, जिनकी जो वार्षिक आय है कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ कि कितनी कम है। चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम्स अंडर द डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज देखिए, ये यहाँ पर ये सोशल फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है ना। जो ऐसे बालक जो वंचित वर्गों से आते हैं, जिन वर्गों को जो है समाज में इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उनको हाशिए पर रखा जाता है, वो हो सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। या फिर डिसएडवांटेज वो भी हो सकता है जिनको कई सारी एडवांटेज नहीं मिली होती है, जैसे खाने पीने की सुविधा हो गई, या फिर न्यूट्रिशन हो गया, है ना, ये सारी चीजें। ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर ऐसे बच्चे जो BPL से नीचे आते हैं, जिनके परिवार जो है वो वाले बच्चे। चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन द मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो देखो, जो वीकर सेक्शन वाला क्राइटेरिया है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। गवर्नमेंट ने प्रॉपर वीकर सेक्शंस को इस तरह से डिफाइन किया है कि भाई एक सेट क्राइटेरिया होता है एनुअल इनकम का। अगर उतने ही बच्चों की घर की एनुअल इनकम नहीं है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम नहीं है, तो वो जो है बच्चा जो है वीकर सेक्शन से हम मानेंगे कि वो इतना है। तो यानी कि ये इकोनॉमिकली रिलेटेड होता है, आर्थिक स्वरूप से रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 specifies that if the number of children admitted to first class to fifth class is above 200, ठीक है, then the pupil teacher ratio required is। तो ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक का बच्चे जो है, उन विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा जा रही है ना, ध्यान रखना इस पे, ये 200 से ज्यादा की बात है, तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, 30 है, 40 है, 45 है, या फिर 50 है। तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40। ठीक है, ये 40 कब होगा? मतलब एक टीचर जो है वो 40 बच्चों को पढ़ा सकता है अगर पूरे प्राइमरी सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो 200 से ज्यादा रहती है तो। लेकिन अगर 200 ना लिखा होता, यहां पर 200 से कम संख्या होगी, तो क्या रेशो होगा? तो होगा 30:1। ठीक है, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। लेकिन अगर 200 से ज्यादा है, 1 से 5वीं तक के बच्चे, तो 40:1 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। और ये देखो, रीड में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये क्वेश्चन करने से ही आपके 30 में से 30 आ सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च।
तो पहले बता देती हूँ एक्शन रिसर्च क्या होती है। देखिए, एक्शन रिसर्च जो है एक छोटे लेवल की रिसर्च होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है हमारी, यानी कि दिन प्रतिदिन की जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो है जो भी समस्याएं आती हैं उनको सोल्व करने के लिए टीचर अपने लेवल पर एक रिसर्च क्रिएट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ये कोई बड़ी रिसर्च नहीं होती है जैसे एजुकेशनल रिसर्च होती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, ऐसा हमारा लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। हमारा लेना देना अपनी क्लास से है, अपने स्कूल से है, यहाँ तक हम लिमिटेड होते हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, वही होती है एक्शन रिसर्च। जैसे आपके क्लास के बच्चे हैं, है ना, डिसिप्लिन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखें, तो आप इस पर एक्शन रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये एक एक्शन रिसर्च का पार्ट हो गया। तो छोटे लेवल पर होती है, ये चीज आपको जरूर समझनी है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा जो है ये इनकरेक्ट है एक्शन रिसर्च के बारे में। तो पहला है इट इज कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, तो बिल्कुल ठीक है। इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसा मैंने आपको बताया कि डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होती है उनको सॉल्व करने के लिए। इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट ब्रॉडर लेवल, मैंने अभी कहा कि ब्रॉड लेवल पर नहीं होता है, ये छोटे स्तर पर होता है, व्यापक स्तर पर नहीं होता। छोटे स्तर की जो रिसर्च होती है वो आपकी 1 हफ्ता 15 दिन चल सकती है, व्यापक स्तर की रिसर्च जो है सालों सालों चलती है ना, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है बड़े लेवल पर, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, वो सब चीजें नहीं होती है यहाँ पर। इट इज कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स एट अ लोकल लेवल, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अब एक्शन रिसर्च के बारे में है, आपको ये 3 पॉइंट्स पता चल गए इस क्वेश्चन से, तो जिन लोगों को एक्शन रिसर्च नहीं पता था उनको यहां से पता चल जाएगा। तो इसलिए कह रही हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, कई बार हमें बहुत सारी चीजें उसी में पता चल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, तो इनमें से कौन सी टीचिंग के बारे में ट्रू नहीं है। टीचिंग इज मॉडिफिएबल, यानी कि टीचिंग में आप सुधार किया जा सकता है। फॉर्मल है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, कई बार औपचारिक होती है और कई बार अनौपचारिक होती है। साइंस भी है और एक आर्ट भी है, या फिर टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, है ना। तो इनमें से आपको देखना है। देखिए यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ये कौन सी ट्रू नहीं है। तो हम सबको पता है कि शिक्षण में हम सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये फॉर्मल यानी कि औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं कि टीचर से हम स्कूल में ना मिलकर कहीं बाहर मिल गए तो भी हम कई चीजें टीचर से सीख जाते हैं। और टीचिंग कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में भी कुछ गुरु बैठे होते हैं, मतलब हमारे एडल्ट्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकते हैं, उनसे भी इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक रूप से हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। अब टीचिंग एक विज्ञान भी होता है, इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है, साथ ही साथ एक कला भी है, हर कोई इस कला को नहीं दोहरा सकता है, ये उसी के पास होती है जिसमें टीचिंग स्किल्स होती हैं, तो एक तरह की कला भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। देखिए इंस्ट्रक्शंस तो ये है, इंस्ट्रक्शंस तो कोई भी दे सकता है। आप वोट देने जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपको किस तरह से वोट डालना है, तो वो टीचिंग नहीं होती है। ये इंस्ट्रक्शंस तो हम कहीं भी दे सकते हैं किसी को भी ना। पार्क में अगर आप टहल रहे हैं तो आपको यहां नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना है, तो ये पढ़ाई नहीं हो रही है, आपकी शिक्षण नहीं हो रहा है, आपको जस्ट इंस्ट्रक्शंस तो ये है कि ठीक है आपको कुछ बोल दिया, आपको नहीं करना है वो चीज, वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। टीचिंग का पार्ट हो सकती है इंस्ट्रक्शंस, लेकिन टीचिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसकी एक हेडिंग है क्वालिटी डायमेंशन, यानी कि गुणवत्ता के आयाम की बात करता है, एनसीएफ 2005। देखिए जो बच्चे एनसीएफ को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ को आप पढ़ लीजिए। मैंने अपने चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको मिल जाएगी एनसीएफ की प्लेलिस्ट, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस वहां पर अपलोड की है और अभी और भी आने वाली है वीडियो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैं जल्दी ही इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। तो जिन बच्चों को भी एनसीएफ पढ़ना है वो मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, वहां से भी नहीं देखना तो भाई डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ो, क्योंकि बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है। वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया है तो आपको थोड़ी समझ डेवलप हो जाएगी, इसीलिए तो एनसीएफ वहां से जरूर पढ़े, क्योंकि रीट में एनसीएफ के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ज्ञान था। चलिए देखते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि आपके फिजिकल रिसोर्स, भौतिक संसाधन कौन कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है। क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स होने चाहिए, ये है क्वालिटी डायमेंशन, है ना। या फिर एक्सपीरियंस डिजाइन टू फॉर द चाइल्ड इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, या फिर बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में कुछ संरचित जो अनुभव तैयार किए जाते हैं वो होते हैं। या फिर एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म, या फिर वो एक्सपीरियंस जो बच्चे के लिए डिजाइन किए जाते हैं और करिकुलम में सुधार के लिए किया जाते हैं। तो क्वालिटी डायमेंशन किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है यहाँ पर, ये पहचानना है। तो देखो सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज से तो क्वालिटी नहीं आ रही है, क्वालिफाइड और मोटिवेटेड टीचर्स हैं, ठीक है, क्वालिटी का एक डायमेंशन हो सकता है, लेकिन हमें मोर इंपॉर्टेंस किसको देनी है ये देखना है। हमें बच्चे पर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे
के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो एक्सपीरियंस देखो, यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस है, यहाँ पर करिकुलम रिफॉर्म भी है। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो पाठ्यक्रम को या पाठ्यचर्या को सुधारा भी जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर बच्चों के एक्सपीरियंस भी शामिल है, साथ ही साथ कोई सुधार चाहिए तो वो भी होगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वालिटी डायमेंशन किसको देगा, एक्सपीरियंस प्लस करिकुलम रिफॉर्म्स को। नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो देखो फिर से ये आ गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो जरूर पढ़ें। क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल करने की बात करते हैं ये। स्टेट लेवल एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम ऑप्शनल की बात करते हैं, या फिर सभी की बात करते हैं। तो बेसिकली एनसीएफ जो है वो आपका स्कूल लेवल की बात कर रहा है, मोस्टली जो फोकस्ड है। तो यहाँ पर क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल की बात की है एनसीएफ 2005 ने। बाकी चीजें जो है इनकी बात इतना एनसीएफ करता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं करता, ये नहीं करता, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्लियर कट इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहांसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटेट्स, है ना, नेसेसिटेट्स मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहांसिंग सक्सेस, दबाव को कम करना और बेसिकली सक्सेसफुल होना एग्जाम में, इसके लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है कि आप स्ट्रेस भी कम लें और आप एग्जाम में सक्सेसफुल भी हो जाए, है ना। ए शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन, कि भाई छोटे एग्जाम कर दो तो जो है स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका एग्जाम जो सक्सेस रेट है वो भी ज्यादा होगी, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, या फिर अगला है एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर एग्जाम जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर होने चाहिए, पहले 3rd में हो गया, फिर 5th में हो गया, फिर 7th में हो गया, इस तरह से। एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे तो ये होगा। सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप डिफरेंट एजेंसीज को सेटअप करेंगे ताकि डिफरेंट एग्जाम्स में ताकि इससे क्या है आपका स्ट्रेस कम होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर स्ट्रेस भी कम करना है और एग्जाम में भी सक्सेसफुल होना है, तो ये तो होगा नहीं कि किसी और एजेंसी को दे दोगे। तो एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम तो हमेशा चलते आ रहे हैं, तो इसका कोई मेन रोल नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि आप जो है थोड़े शॉर्ट कर दीजिए एग्जाम को। अब देखो बोर्ड के एग्जाम भी कितने ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, इवन मैं कह सकती हूँ कि आपके 4-4 घंटे बच्चों को बैठना पड़ रहा है, वहां पर स्ट्रेस में बैठना पड़ रहा है ऑब्वियसली, है ना। तो आप कोशिश करें 1 से 1.5 घंटे का आप पेपर रखें, उसमें आप कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप छोटे एग्जाम रखें, ना कि बड़े बड़े लेंथी रखें, और ये भी ना हो कि बार बार आप टेस्ट ले रहे हैं। एक साल में हम कम से कम आप 8 बार टेस्ट ले रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली एक शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर एग्जामिनेशन विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहांस सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर है गिफ्टेड चिल्ड्रन, आप बच्चों को लेबल कर दो कि ये स्लो लर्नर है और ये गिफ्टेड है, तो इसे जो है पर्पस है हमारे इवैल्यूएशन का। मैं मतलब समझा रही हूँ, ये कह रहा चाह रहा ऑप्शन नंबर ए। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमिडिएशन, या फिर उन बच्चों को पहचानना जिनमें सुधार की आवश्यकता है। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम एरियाज, या फिर आपको डायग्नोस्टिंग करना है, लर्निंग डिफिकल्टी पहचाननी है और उनको ठीक करना है। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ। तो देखो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन बहुत बड़ी टर्म है। बेसिकली आप यहाँ पर जजमेंट तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को रैंक करना चाहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जो रेमिडिएशन की जरूरत है जिनको, जी नहीं, ये तो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है उनको, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम जो है इवैल्यूएशन का ये तो नहीं है। या फिर आपको ये दोनों ऑप्शन जो है बी और सी और लगभग सेम ही है कि लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचानना, प्रॉब्लम एरिया को पहचानना, ये भी हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है एक फीडबैक देना, ठीक है, कि किस हद तक जो है हम सक्सेसफुल हुए हैं अपने एम्स ऑफ एजुकेशन को पूरा करने में। हर एजुकेशन सिस्टम का एक गोल होता है, एक कुछ एम्स होते हैं, हमें इन एम्स को जो है एक्वायर करना होता है। तो इवैल्यूएशन इन्हीं की चीज को देखता है कि क्या हम उन गोल्स को अचीव करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और नहीं हुए तो किस हद तक हमारे अंदर कमियां रही हैं, किस हद तक हमें सुधार की आवश्यकता है। ये सब इवैल्यूएशन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा बेटर है। वीडियो सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या फिर ऑल ऑफ दीज, है ना, या फिर इनमें से सभी हैं। तो देखिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। अगर उनके हाथ में चीज आती है तो उनको ज्यादा अच्छा फील होता है, यानी तो उनको करने दो, थोड़ा सा उलट पुलट करने दो, मैनिपुलेट करने दो, चीजों को तोड़ मरोड़ने दो थोड़ा सा, तभी जाके वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।
अब हम देखें, ये तो थे 2011 का पेपर, मैं अब आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ रीट का, सीडी लेवल का, ठीक है, जो सीडीपी का था, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। अब हम चलेंगे 2012 के पेपर पर, जो है जिसके पहले 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगी और नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी के 20 क्वेश्चन भी करा दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 2012 के पेपर का, वैसे तो 11th क्वेश्चन है आज का। तो जो 9 साल का बच्चा है उसकी मॉरल रीजनिंग किस तरीके की होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थ्योरी जो है वो कोलबर्ग की थ्योरी की बात हो रही है, यहाँ पर कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी बात हो रही है। उसमें उन्होंने 3 बेसिकली जो बड़े लेवल है उनकी बात की है, कन्वेंशनल लेवल, सॉरी प्री कन्वेंशनल, फिर उसके बाद कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो इन 3 लेवल्स में जो है 9 साल का बच्चा सबसे पहले आप देखिए कौन से लेवल पर आएगा। बच्चा आएगा दूसरे लेवल में, जिसके 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है गुड बॉय और बैड गर्ल, सॉरी गुड बॉय गुड गर्ल और गुड बॉय बैड गर्ल, ये वाली जो कंडीशन है ये होती है यहाँ पर, सॉरी मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली ओरिएंटेशन होती है। दूसरा होता है सोशल ऑर्डर की, है ना। अब देखो 9 साल का बच्चा कहां पर आएगा, 9 साल का बच्चा आएगा इस स्टेज पर। कन्वेंशनल की जो पहली स्टेज होती है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन वाली जो वो होती है स्टेज, उस पर आएगा ये बच्चा 9 साल का बच्चा, ठीक है। तो इसकी मॉरल रीजनिंग कैसे होगी, द फिजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन गुडनेस और बैडनेस, कि जो भी आपके कंसिक्वेंसेज आ रहे हैं यानी कि परिणाम आ रहे हैं, भौतिक परिणाम है, उससे अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। अगर आपने कोई अच्छी चीज की है लोगों की नजर में तो आप अच्छे लड़के कहलाएंगे, अगर आपने बुरी चीज की है तो आप बुरे लड़के या बुरे लड़की कहलाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये देखिए एन एक्शन इज जस्ट टू बी राइट इफ इट इज इंस्ट्रूमेंट इन सेटिस्फाइंग वंस ओन नीड्स, तो यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ओबेइंग रूल्स, ये भी पहले उसमें चला जाता है, मतलब प्री कन्वेंशनल है, और ये भी चीज नहीं होगी यहाँ पर। इंप्रेस करने के लिए आप नहीं करते हैं, 9 साल का बच्चा जो है इंप्रेस करने के लिए नहीं करता है, बल्कि उसको ये पता होता है कि इसका क्या परिणाम होगा मेरे एक्शन का, क्या मैं एक अच्छा बच्चा बन पाऊंगा या मैं एक बुरा बच्चा बनूंगा, कि मेरी इमेज कैसी होगी वहां पर, ठीक है। गुडनेस और बैडनेस को डिफाइन करता है, तो ये फिजिकल कंसिक्वेंसेज यहाँ पर उसकी मॉरल रीजनिंग को डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ये था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है ना। यहाँ पर तरह तरह की सिचुएशन आपके सामने दी गई है, तो आपको बेसिकली अभिप्रेरणा को पहचानना है। यहाँ पर नॉट द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन है, कोई रिजल्ट नहीं है मोटिवेशन का। कृष्णा हैज इंक्रीज द टाइम ऑफ डांसिंग फ्रॉम 1 आवर्स टू 2 आवर्स, तो भाई कृष्णा ने अपने डांसिंग के जो वो है घंटे 1 से 2 बढ़ा दिए, तो मोटिवेटेड है ना वो, यहाँ पर हाईली मोटिवेटेड है कि अब 2 घंटे प्रैक्टिस करेगा कृष्णा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मतलब मोटिवेशन का रिजल्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं तो मोटिवेट हुआ है ना। जॉन स्टुअर्ट मिल स्टार्टेड स्टडिंग फिलोसफी फ्रॉम द एज ऑफ 12, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है 12 साल की उम्र से जो है दर्शन का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था। जगन हैज स्टार्टेड टू शो इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, तो जगन ने जो है अभी इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट किया है ब्रीदिंग प्रोसेस में। राम हैज प्रोग्रेस स्पीडली इन कोरिलेटिंग द ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री, तो राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रगतियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो देखो यहाँ पर ये चीज तो उसकी हैबिट बन चुकी है जो बहुत पहले से करता आ रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल। किसी के बारे में बताया गया है कि उसने कब आरंभ कर दिया था, तो पास्ट की चीज है, यहाँ पर अभी करंट मोटिवेशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, इसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है एकदम से, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेटेड है, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने चीजें की हैं। लेकिन ये जो है पास्ट के बारे में बताया जा रहा है फिलहाल, कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था 12 साल की उम्र से, है ना। अब जॉन स्टुअर्ट मिल कितने साल के हैं कितने नहीं है वो चीजें हमें नहीं पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक है। यहाँ पर पास्ट की चीज बताई जा रही है, अभी हम करंट पे जाएंगे कौन ज्यादा मोटिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वर्क एज एन इफेक्टिव प्रेज बाय द टीचर, तो इनमें से कौन सा काम करेगा इफेक्टिव प्रेज, मतलब प्रभावी प्रशंसा होगी बच्चे की, इनमें से कौन सी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है फोकसेस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन देयर ओन टास्क रेलिवेंट बिहेवियर, विद्यार्थी के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना है। यूजेस द अकम्पलिशमेंट ऑफ पीयर्स एज अ कंटेक्स्ट फॉर डिस्क्राइबिंग स्टूडेंट्स प्रेजेंट अकम्पलिशमेंट, या फिर जो पीयर्स की अकम्पलिशमेंट है यानी कि उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करना, जो विद्यार्थी का अभी अकम्पलिशमेंट का जो वो है बिहेवियर, उसको उसके पीयर्स से रिलेट करना एक तरह से। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर कंपिटेंस और द वैल्यू ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट, या फिर बच्चों को इन्फॉर्मेशन बताना कि उनकी कंपिटेंस कितनी है, वो कितने योग्य हैं, और फिर उनकी जो अकम्पलिशमेंट की भावना है वो कितनी ज्यादा है,
वैल्यू की कितनी है उसकी। यूजेस पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट व्हेन स्टूडेंट सीम अनेबल टू कंट्रोल देयर बिहेवियर। जब आपको लगता है कि बच्चा जो अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आप पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट उनको देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे, एक टीचर एज एन इफेक्टिव टीचर आप किस तरह से बच्चे की प्रशंसा करेंगे कि वो अच्छी चीजें करे या फिर वो काम करे उस चीज में जिस डायरेक्शन में आप उसको चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये है। तो अब बताइए क्या होगा इसका। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं इसमें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन देयर ओन टास्क रेलिवेंट बिहेवियर, कि आप बच्चे की जो अटेंशन है उसको उस बिहेवियर पर कीजिए जो टास्क से रिलेटेड है, उसकी तरफ केंद्रित करें। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है कि बच्चे का जो ध्यान है वो हमें केंद्रित करना है, टास्क से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है उस पर ही केंद्रित करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इफेक्टिव फ्रेज नहीं हो सकता है। अब तीन ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखिए ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे, क्योंकि यहां पर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर कंपिटेंस, आप बच्चे को उनकी योग्यताओं के बारे में एहसास दिलाएंगे, उनको वैल्यू करना सिखाएंगे कि वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या एकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप बेसिकली बच्चों को इस तरह से एहसास दिलाने वाले हैं उनके खुद की योग्यताओं का, तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका होगा। अब यहां पर यह है कि आप पीयर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अधूरा सा सपोर्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 14। कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, रीट में थोड़ा लेवल डिफिकल्टी है, सीटेट से डिफिकल्ट है, आई वुड से कि सीटेट से बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल है रीट का, क्योंकि आई थिंक इसमें जस्ट बाद जो है आपको जॉब मिल जाती है, कुछ ऐसा है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट पेपर देख के मैं कह सकती हूँ कि पैटर्न थोड़ा सा सीटेट जैसा है लेकिन फिर भी डिफरेंट है बहुत उसमें। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का एग्जाम्पल है। ग्रीटिंग द टीचर बाय फोल्डिंग हैंड्स, कि आपने हाथ जोड़कर टीचर को नमस्ते करना स्टार्ट कर दिया है। सलाइवेशन ऑन सीइंग द टेस्टी फूड, है ना, टेस्टी फूड देखते ही आप सलाइवेट करना शुरू कर देते हैं। क्लाइंबिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, या फिर आप क्लाइंब करना, रनिंग करना या फिर कुछ फेंकना, चढ़ना, भागना, ये सब सीख जाते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है लर्निंग का। तो आपको पता है कि लर्निंग जो है एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, ठीक है। तो इसको देखकर आप बताइए कि कौन सा इसमें से लर्निंग का पार्ट होगा। तो देखिए यहां पर जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो सलाइवेशन होता है ये एक तरह का रिफ्लेक्स होता है बॉडी का, ठीक है। आपने टेस्टी फूड देखा, आपको अच्छा लगा, कई बार हो सकता है आप ना भी सलाइवेट करें, है ना, हो सकता है कई बार आप सलाइवेट करें, तो बॉडीली रिफ्लेक्स है एक, है ना, जो बचपन से हम देखते आ रहे, कंडीशनिंग है एक तरह की। ये लर्निंग नहीं है बल्कि कंडीशनिंग है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने देखा था एग्जाम्पल कि वो सलाइवेट करता है टेस्टी फूड को देख के, तो ये लर्निंग नहीं है, ये अंदर से ऑटोमेटिक आता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है एक तरह से, ठीक है। एक अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के जो है अनकंडीशन आपका रिस्पॉन्स आता है, वो है एक तरह से। तो ये आपकी एक तरह की कंडीशनिंग है। उसके बाद हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी को, तो ये सारी आपकी ट्रेनिंग भी हो सकती है, क्लाइंबिंग, रनिंग, थ्रोइंग जो है ये लर्निंग नहीं है, ये बिहेवियर में चेंज की बात नहीं करता है, जबकि लर्निंग होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो सकता है कि आप जो है ग्रीट कर रहे हैं टीचर्स को हाथ जोड़कर, ये आपको सिखाया गया होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने आप से सीख लिया कि नहीं भी टीचर को हमेशा करना चाहिए, किसी ना किसी ने आपको ये सिखाया होगा, भले ये ट्रेनिंग आपके स्कूल में हुई होगी, उसके बाद ये आपके बिहेवियर में चेंज आया है कि आप टीचर को जो है ग्रीट कर रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पर बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 15 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो सोचने की प्रक्रिया में सबसे कम इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। पिक्चर्स हैं, साइंस एंड सिंबल्स है, मस्कुलर एक्टिविटीज है, या फिर लैंग्वेज है। बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मस्कुलर एक्टिविटीज जो है कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, आप भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, आपको ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। पिक्चर्स देखकर भी आप सोच सकते हैं, साइन और सिंबल्स देखकर, ट्रैफिक साइन जो होते हैं ना, कई बार ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उनको आप देखिए, साइन से सिंबल्स को देखकर आप सोचते हैं ना कि मुझे अभी गाड़ी रोकनी है कि नहीं रोकनी है, पिक्चर्स को देखकर भी आप यही सीखते हैं। लैंग्वेज में भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि भाषा जो आप सोचते हैं वही आप रिप्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 16th क्वेश्चन, द बिहेवियर शोइंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसेस। तो जो बिहेवियर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को दिखा रहा है वो क्या होगा। देखिए एक टर्म होती है इंटर और एक होती है इंट्रा, यहां पर इंट्रा यूज की गई है, एक होती है इंटर रिलेशनशिप्स। तो ये होती है कि आपके दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि आपके खुद के अपने आप के साथ आपके संबंध कैसे हैं, अगर एक तरह से देखें तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात यहां पर हो रही है। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को आप याद कर सकते हैं यहां पर। तो डिटेक्टिंग अदर्स
अनदर्स अंडरलाइंग इंटेंशंस एंड डिजायर्स, तो मैंने कहा ये तो इंटर होती है, इंटरपर्सनल होती है, तो ये इंट्रा तो नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। रीडिंग अनदर्स मूड, है ना, रीडिंग एंड अनदर्स मूड, दूसरे के मूड को भाप जाना, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो यहां पर आएगा रीडिंग अनदर्स मूड, ये भी दूसरे की भावना के प्रति है, तो इंटरपर्सनल होगी, इंट्रापर्सनल नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग सच सिमिलर इमोशंस एज सैडनेस एंड रिग्रेट, या फिर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कुछ ऐसे इमोशंस में कि सैडनेस अलग होती है जबकि पछतावा अलग होता है, तो इनमें आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये आपके इमोशन से रिलेटेड है। यूजिंग नॉलेज ऑफ अदर्स, यहाँ पे भी अदर्स की बात आ गई है, टू इन्फ्लुएंस देयर थॉट्स एंड बिहेवियर, तो ये भी दूसरों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे जो है इंटरपर्सनल के एग्जाम्पल हैं, इंट्रापर्सनल के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं तो उनका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज और इंप्लीकेशंस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी कीपिंग इन माइंड जेंडर डिफरेंसेस, तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो अगेंस्ट है जेंडर इक्विटी के, है ना, लैंगिक समानता हम चाह रहे हैं लेकिन उसके विपरीत ये बात कर रही है इसमें, तो बताइए। टेल स्टूडेंट्स दैट दे कैन बी सक्सेसफुल इन स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट एरियाज, कि आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि जो भी स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट एरियाज होते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपको वैसे बाहर समझाया जाता है कि भाई साइंस और मैथ बच्चे जो लड़के होते हैं ये ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लड़कियां होम साइंस में अच्छी होती हैं, आर्ट साइड में अच्छी होती हैं, तो ये एक स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट इमेज है, ठीक है। तो आप सारे बच्चों के कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक है, ये आप जेंडर सेंसिटाइज ही कर रहे हैं बच्चों को। एज्यूम दैट बोथ जेंडर्स हैव सिमिलर पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग फिजिकल एंड मोटर स्किल्स स्पेशली ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज से कि भाई किसी भी जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी फिजिकल मोटर स्किल्स में अच्छा कर सकते हैं, तो डेवलप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉयज इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर आप बॉयज को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, कि आप किस तरह से वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, यहाँ पर आपका सारा सपोर्ट जा रहा है सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं जा रहा, तो ये बिल्कुल जेंडर इक्विटी के खिलाफ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट और दे सकते हैं, टीच बोथ जेंडर्स लेस एग्रेसिव एंड प्रो सोशल वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और लास्ट में आप कह रहे हैं कि भाई जो भी आपको थोड़ा कम एग्रेसिव रहना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए वो आप दोनों जेंडर्स को सिखा रहे हैं, तो ठीक है, ये भी इक्वालिटी की बात हो रही है, बट ऑप्शन सी में जो है इक्वालिटी की बात नहीं है, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट होगा जेंडर इक्विटी के। नेक्स्ट है, ए टीचर कैन अंडरस्टैंड कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन एनी ग्रुप बाय पेइंग अटेंशन टू, तो एक टीचर अंडरस्टैंड कर सकता है कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किसी भी ग्रुप में किस चीज पर अटेंशन पे करके, तो ये आपको बताना है। आई कॉन्टेक्ट करके, इंटेलिजेंस के थ्रू, लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन के थ्रू, या फिर होमवर्क के थ्रू, तो बताइए आंसर क्या होगा। ए टीचर कैन अंडरस्टैंड कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है, किसके थ्रू, वो समझ सकता है लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। आई कॉन्टेक्ट से ज्यादा पता नहीं चलेगा, इंटेलिजेंस एक स्टैटिक चीज होती है ना, इसमें आप इतना ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे, होमवर्क भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन के थ्रू, आप आराम से समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। नेक्स्ट है, फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी ए टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट्स, आपको क्रिएटिविटी चाहिए बच्चों के अंदर, है ना, आप चाहते हैं कि वो इनोवेटिवनेस आए उनके अंदर, इनोवेटिव आइडियाज वो लेकर आए, तो क्या करना चाहिए बच्चे को, टास्क फोकस्ड होना चाहिए, गोल फोकस्ड होना चाहिए, टास्क फोकस्ड या फिर गोल फोकस्ड दोनों होने चाहिए, मतलब लक्ष्य और कार्य दोनों पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ पुरस्कार पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पुरस्कार आपको मिलने वाला है, तो क्रिएटिविटी की बात है यहाँ पर, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर टास्क फोकस्ड होंगे, केवल लक्ष्य पर आधारित नहीं है, लक्ष्य पूरा करना हमारा वो नहीं है, हमारा ये है कि हम टास्क पर फोकस करें, हम नए नए आइडियाज के साथ आए। अगर आप लक्ष्य पर आधारित हो गए तो आप लिमिटेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हमें गोल पूरा करना है, फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टास्क पर, कार्य पर केंद्रित रहेंगे, ना कि हम केवल लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोटो जो होगा वो होगा कि हम कार्य पर केंद्रित रहें। देखो यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि गोल पर क्यों, गोल हमारा यहाँ पर जब आप क्रिएटिव थॉट्स को लेकर आते हैं ना, तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपने अगर एक गोल सेट कर दिया, तो अगर आपने कहा कि नहीं भी गोल पूरा करना है, गोल पूरा करना है, तो बच्चे के दिमाग में सिर्फ गोल रहेगा कि हाँ भाई इसको पूरा करना है, बस फिर सेटिस्फाई हो जाएगा बच्चा। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को सिर्फ कार्य पर केंद्रित करें, ये काम है भाई करो अपने तरीके से जैसे करना है, ठीक है, ये कार्य आप दिया गया आपको, तो वहां पर बच्चे ज्यादा क्रिएटिव निकलकर आपके लिए आएंगे, क्योंकि गोल में फिर वो उनके अंदर वो वाली भावना आ जाती है राइट और रॉन्ग वाली, और राइट और रॉन्ग वाली जब फीलिंग आ जाती है तो क्रिएटिविटी दब कर रह जाती है, वो उभर कर नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, तो सोशली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये आपको बताना है। एक्सपीरियंस चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस दैट डू नॉट प्रिपेयर देम इफेक्टिवली फॉर स्कूल, तो
जो चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस होती हैं जो उनको प्रिपेयर नहीं करती हैं इफेक्टिवली स्कूल के लिए, डज नॉट रिसीव रेगुलर हेल्थ केयर, ये लोग हेल्थ केयर रिसीव नहीं करते हैं, आर नॉट एक्सपोज टू ए वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपोज नहीं होते हैं वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस की तरफ, आर नॉट मोटिवेटेड टू डू वेल इन स्कूल, इनको मोटिवेट नहीं किया जाता है स्कूल के लिए। तो इसमें कहा है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सपीरियंस चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस दैट डू नॉट प्रिपेयर देम इफेक्टिव फॉर स्कूल, क्योंकि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे हो गए, इसमें आप जेंडर का भी इशू ले सकते हैं या फिर आप कम्युनिटी वाला भी ले सकते हैं कि रिलीजन बेस पर होता है या फिर कम्युनिटी बेस पर जो है भेदभाव होता है, तो ये अच्छा चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस इनको नहीं मिल पाती है इन कारणों से, ठीक है। रेगुलर हेल्थ केयर नहीं मिलते, डज नॉट रिसीव, तो भाई अगर सोशली डिसएडवांटेज बच्चा होगा तो जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज होगा, यहाँ पर सोशली डिसएडवांटेज की बात है। तो हेल्थ केयर मिल सकती है अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत ही वो है रिच है और वो वैसे सोशली डिसएडवांटेज्ड है तो वो अपने बच्चों को हेल्थ केयर तो पूरी दिलाएगा ही ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। अब ये है नॉट एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये भी ठीक है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस इतना नहीं मिल पाता है क्योंकि सोशली डिसएडवांटेज है, कई जगह पर इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये कोशिश करते हैं कि अपने घर में रहें या इस तरह की चीजें बंदिशें मानकर चलते हैं। आर नॉट मोटिवेटेड, फिर इनको मोटिवेट भी नहीं किया जाता है वेल करने के लिए स्कूल में, तो ये होते हैं सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। मतलब ये थोड़ा सा हेल्थ केयर वाला जो इशू है ये सोसाइटी से हटकर थोड़ा सा इकोनॉमिक फैक्टर की तरफ चला जाता है, इसलिए मैं इसको सही मानूंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज ये थे आपके रीड के क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन थे टोटल आपके। 2011 का पेपर मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ, 2012 का जो है उसके 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं सीडी के। अगली पार्ट में हम 2012 के 20 क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, है ना। और इस सारी सीरीज से जुड़े रहें अगर आपको रीड में जो है बेहतर करना है चाइल्ड डेवलपमेंट की क्षेत्र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।